यामिनी और राजेश के बेटे अंकित की शादी प्रज्ञा नाम की एक लड़की से हुई होती है। अंकित और प्रज्ञा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रज्ञा की छोटी बहन उर्वशी के पति की कुछ महीनों पहले ही मौत हुई होती है और वो अब अपने मायके में ही रहा करती है। प्रज्ञा मेरी जान, देखो मैंने तुम्हारे लिए गजरा लाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे वाह अंकित, तुम तो मेरी छोटी से छोटी बातों को भी कितना याद रखते हो। तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो और तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बीवी हो। फिर एक दिन अचानक से प्रज्ञा के माता पिता की एक अपघात में मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन उर्वशी घर पर अकेली पड़ जाती है। दीदी, अब मैं क्या करूंगी? पहले मेरा पति चला गया, जिसके बाद मुझे मेरे ससुराल वालों ने अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और अब तो माँ पापा भी चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ दीदी? तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चुटकी, मैं हूं ना। तू मेरे ससुराल में रहेगी। आपके ससुराल में? लेकिन जीजू के मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं उर्वशी, मम्मी और पापा को कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने मुझे यहाँ आने से पहले ही बोल दिया है कि तुम्हें हमारे घर ले आए। थैंक यू जीजू। अब दिन बीतते जाते हैं और उर्वशी अपने बड़ी बहन के ससुराल में रहने लगती है। एक दिन, जीजू दीदी कहाँ पर है? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। अरे उर्वशी, तुम्हारी दीदी तो यहाँ पर नहीं है, शायद आंगन में होगी। उतने में अचानक से उर्वशी का पैर फिसल जाता है और वो जाकर अंकित की बाहों में गिरती है और उसकी प्यार भरी आंखों में खो जाती है। उतने में वहां पर प्रज्ञा आ जाती है। छुटकी, तू यहाँ पर? हाँ। अरे दीदी, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी, लेकिन उतने में। हाँ बाबा, समझ गई मैं, सफाई मत दे मुझे। हाँ दीदी, आप कितनी अच्छी हो। वैसे मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं आज शाम को अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तो क्या मैं आपका वो हरा वाला ड्रेस ले सकती हूँ क्या? प्लीज दीदी, मना मत करना। ठीक है चुटकी, ले लेना, कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी। उर्वशी जब अपने कमरे में जाती है, तब वो अंकित की फोटो को प्यार भरी नजरों से देखती है। हाय, कितने प्यारे से ही जीजू, इन्होंने तो मुझे अपनी बाहों में घेर लिया। कितने केयरिंग और लविंग है ये। दीदी तो बहुत ही खुशनसीब है जो उन्हें इतना प्यार करने वाला पति और ससुराल मिला। लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मेरा पति भी मर गया और मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, मुझे भी ये सब चाहिए। मैं अंकित को पाकर ही रहूंगी और इसलिए मुझे दीदी की जगह लेनी होगी। जो कुछ भी उसके पास है वो मुझे सब चाहिए। उसका पति, उसका ससुराल और बाकी सब कुछ, सब कुछ। फिर उर्वशी प्रज्ञा का ससुराल और उसका पति पाने की जिद पर अड़ जाती है। फिर एक रात वो प्रज्ञा के कमरे में जाती है और उसके अलार्म क्लॉक में कुछ गड़बड़ कर देती है। अब कल सुबह तो अलार्म बजेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने टाइम में गड़बड़ कर दी है। और जब अलार्म ही नहीं बजेगा तब दीदी उठ ही नहीं पाएगी, और जब वो नहीं उठ पाएगी तभी मैं उनकी जगह पर सारे काम करूंगी और सबके दिलों में अपनी जगह बना लूंगी। फिर अगली सुबह ऐसा ही होता है। अलार्म ना बजने के कारण प्रज्ञा नहीं उठ पाती और उसके सारे काम उर्वशी कर देती है, जिसके बाद प्रज्ञा को उसके सास ससुर खूब सुनाते हैं। प्रज्ञा बहू, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे सुबह की चाय से पहले अपनी दवाइयाँ खानी होती है, और तो और अंकित का भी टिफिन बनाना होता है। अरे रोज सुबह जल्दी उठने का इस घर का एक नियम है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी बहन ने सारे काम कर दिए। तुम्हारी बहन तो तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सो गई। मैंने तो अलार्म भी लगाया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बजा ही नहीं। कोई बात नहीं प्रज्ञा, होता है कभी कभी।
इट्स ओके एंड थैंक यू उर्वशी, तुम्हारे हाथ के पराठे तो सच में अच्छे हैं। यू आर वेलकम जीजू। फिर एक रात अंकित और प्रज्ञा दोनों डिनर पर साथ जाने वाले होते हैं। तभी उनकी सारी बातें उर्वशी सुन लेती है और वो एक प्लान बनाती है। मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। प्रज्ञा दीदी और अंकित एक साथ डिनर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंकित के साथ डिनर पर मैं जाऊंगी। फिर उसके बाद उर्वशी एक अननोन सोशल मीडिया आईडी से प्रज्ञा को मैसेज करती है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बचाने आओ। मैं जस्सी बोल रही हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्रज्ञा। ओह नो, ये तो जस्सी का मैसेज है, लेकिन ये किसी और की आईडी से मुझे मैसेज क्यों कर रही है? नहीं नहीं, इस वक्त ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे जस्सी को बचाने के लिए जाना ही होगा। फिर प्रज्ञा उस मैसेज में दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और वहां पर उसे कोई लॉक कर देता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उर्वशी का ही आदमी होता है। दरवाजा खोलो, कोई है? जस्सी, कहाँ है जस्सी? लगता है ये किसी की चाल थी। किसी ने मुझे कैद करने के लिए फेक आईडी बनाकर मैसेज किया है। जब मैं तुम्हें बोलूंगी तभी इसे यहाँ से बाहर निकालना, ठीक है ना? ठीक है मैडम। ये लो तुम्हारे पैसे। वहाँ घर पर अंकित डिनर पर जाने के लिए प्रज्ञा की राह देखता है और उसे कई बार फोन भी करता है। क्या हुआ जीजू, काफी परेशान लग रहे हो आप? अरे मैं और प्रज्ञा आज दोनों डिनर पर जाने वाले थे। टेबल भी बुक कर दिया है मैंने, लेकिन अब वो फोन ही नहीं उठा रही। शायद वो अपनी फ्रेंड के साथ होगी जीजू। मैंने उन्हें घर से बाहर जाते हुए देख लिया था। उनकी फ्रेंड का नाम लेती हुई जा रही थी वो। लेकिन आप निराश मत होइए, दीदी ना सही तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। और वैसे भी आपने तो पहले से ही टेबल बुक कर दिया है, तो उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही चलना, वरना कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम दोनों चलते हैं। उर्वशी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। फिर वो और अंकित दोनों साथ में डिनर करते हैं और जब उनका डिनर हो जाता है तब वो आदमी प्रज्ञा को छोड़ देता है। फिर घर आने के बाद जब प्रज्ञा सबको सारा सच बताती है तब उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। चुप रहो तुम बहू, आजकल तुम्हारा रवैया काफी बदल चुका है, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। हाँ बहू, तुम बहुत ही गैर जिम्मेदार हो गई हो, होगी अपनी किसी सहेली के साथ बिजी, इसीलिए मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी। मैं सब समझता हूँ प्रज्ञा, अरे तुमसे बेहतर तो तुम्हारी बहन है, कम से कम उसे रिश्तों की कदर है, उनसे प्यार करती है वो, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। फिर अगले दिन प्रज्ञा को अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाना होता है। तभी उर्वशी उसके नाश्ते में नशीली दवाई मिला देती है। अब इस नशीली दवाई के असर से दीदी अगले 12 घंटों तक सोई रहेगी और यामिनी आंटी को हॉस्पिटल में चेकअप कराने ले जाऊंगी। और मेरी इस चाल से दीदी सबकी नजरों में फिर से बुरी बन जाएगी। उर्वशी की ये चाल भी कामयाब हो जाती है और टाइम होने पर प्रज्ञा की सास उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाती और आखिर में उर्वशी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। और 12 घंटे पूरे होने पर प्रज्ञा को होश आता है। बस बहुत हुआ प्रज्ञा, तुम ना तो कभी अच्छी बीवी बन सकती हो और ना ही एक अच्छी बहू, और आज ये तुमने ही साबित कर दिया है। अंकित बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मैं जानबूझकर नहीं सोई थी, न जाने मुझे क्या हो गया था। अरे पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कुछ ना कुछ तो होते ही जा रहा है। अरे कब तक झूठी कहानियां बनाती रहोगी, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी छोटी बहन है। अगर आज वो ना होती तो आज मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती। सच में प्रज्ञा, उर्वशी तो तुमसे लाख गुना बेहतर है, जो घर में सबकी देखभाल करती है। काश मेरी तुम्हारे बदले तुम्हारी बहन से शादी हो गई होती। हाँ तो बना लो अपनी साली को घरवाली।
अरे तुम्हें तो मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। पूरी तरह से बदल चुकी हो तुम प्रज्ञा। और नहीं तो क्या, निकल जा अभी क्या अभी। हमें तेरी जैसी बहू नहीं चाहिए, हमें तो उर्वशी जैसी बहू चाहिए। और अब यही बनेगी हमारी घर की नई बहू। फिर प्रज्ञा वो घर छोड़कर अपनी सहेली के पास रहने चली जाती है। और यहाँ पर यामिनी और राजेश अंकित और उर्वशी की शादी तय करते हैं। और साथ ही अंकित और प्रज्ञा का डिवोर्स भी फाइनल हो जाता है। एक दिन, अंकित, अब हम दोनों जीजा साली नहीं रहे, तुम मेरे मंगेतर हो। चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ शादी की शॉपिंग करनी है। और हम थिएटर में साथ में मूवी भी देखने जाएंगे और एक ही पॉपकॉर्न बकेट में पॉपकॉर्न खाएंगे। उर्वशी, अभी तक मेरा और प्रज्ञा का डिवोर्स नहीं हुआ है और मैं अभी बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ सकता। अंकित अभी तक प्रज्ञा को बुला ही नहीं पाता। वही दूसरी तरफ उर्वशी को वह सब कुछ मिलने वाला होता है जिसके लिए उसने ये सारा खेल खेला था। लेकिन उसे इस बात की खबर भी नहीं होती कि अब उसका खेल खत्म होने वाला था। एक दिन अंकित का कुछ खो गया होता है और जब वो उर्वशी के बैग में देखता है तब उसका फोन वैसे ही पड़ा होता है। अरे ये तो अपना फोन बैग में रखकर ही सो गई और इसने तो ये लॉक भी नहीं किया। लेकिन ये क्या, इसने तो एक फेक आईडी से प्रज्ञा को मैसेज किया है और इसके बैग में इतनी सारी दवाइयों की बॉटल्स। ये सारी दवाइयां तो नींद आने वाली है। इसका मतलब प्रज्ञा बिल्कुल सही थी, इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, जबकि ये सारा किया धरा उर्वशी का है। फिर अंकित उर्वशी को उठाता है और साथ ही प्रज्ञा को भी वहां फोन करके बुला लेता है और सबके सामने उर्वशी का पर्दाफाश करता है। छी उर्वशी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। अरे तुमने तो एक बहन होकर अपनी ही बहन का घर उजाड़ना चाहा। छी, घिन आ रही है मुझे तुम पर। प्रज्ञा भी गुस्सा होकर उर्वशी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है उर्वशी। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही मेरी जिंदगी में। मर गई तू मेरे लिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। निकल जा, निकल जा यहाँ से। सुना नहीं तुमने प्रज्ञा ने क्या कहा? निकल जाओ हमारे घर से। उर्वशी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो अपने बुरे कर्मों के कारण सड़क पर आ जाती है और साथ ही प्रज्ञा और अंकित दोनों एक हो जाते हैं। निम्मो, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई कल मुई? शादी हुए 2 हफ्ते हुए नहीं कि इसने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। अरे आई माँ जी। अरे वो गांव से माँ बापू का फोन था, इसीलिए छत पर गई थी। वो ऊपर रेंज एकदम लल्लन टॉप आता है ना, इसीलिए। क्या, इतनी रात गए तू छत पर गई थी? अरे निर्लज्ज नास पिटी, सत्यानाश हो तेरा। तू तो हमें एक दिन मरवा के ही मारेगी उस चुड़ैल के हाथों। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल माँ जी? अरे मेरी ही गलती है, मुझे तुझे पहले ही सब बता देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ माँ जी? हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल का साया है जो रात होने पर लोगों के छत पर भटकती है और जो व्यक्ति उसे छत पर दिखाई देता है वो उस व्यक्ति को जान से मार देती है और साथ ही उसके परिवार वालों को भी बर्बाद कर देती है। क्या, इतनी भयंकर चुड़ैल है वो? ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर बाद में अपने कमरे में जाकर निम्मो सारी बातें अपने पति माधव को बताती है। माधव, मैं तो इस छत वाली चुड़ैल का किस्सा अभी अभी सुनकर आ रही हूँ। हमारे गांव में भी ऐसी कई कहानियां होती थी, लेकिन हम उस जगह पर जाकर देखते थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता था। सब हमको उल्लू बनाते थे। तुम्हें क्या लगता है माधव, ये सब सच होगा क्या? क्या सच है और क्या झूठ, ये सब मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कि किसी औरत ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद में वो चुड़ैल बनकर सबको डराती है। अरे अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो चलो ना,
हम दोनों जाकर उस चुड़ैल को देखते हैं। हाँ, थोड़ा डर जरूर लगेगा, लेकिन उतना ही मजा भी आएगा। नहीं नहीं, कौन जाएगा इतनी ठंड में मरने? तुम भी चुपचाप सो जाओ कंबल ओढ़कर। फिर निम्मो को माधव के साथ चुपचाप सोना पड़ता है, लेकिन वो सो ही नहीं पाती और रात को वो कंबल और तकिया लेकर छत की खटिया पर सोने जाती है। अच्छा हुआ जो मैं कंबल लेकर आई, वरना इस कपकपाने वाली ठंडी में मेरी तो कुल्फी ही जम जाती। आज तो मैं उस छत वाली चुड़ैल को देखकर ही रहूंगी और उसका वीडियो अपने फोन में निकाल कर सबको दिखाकर मशहूर हो जाऊंगी। निम्मो वहीं पर बैठ जाती है और इंतजार करते करते वो वहीं पर सो जाती है। लेकिन अचानक से कुछ 3 बजे के आसपास उसे गली में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो जाग जाती है। लगता है कोई आदमी जा रहा है। ओफो, मेरे बाल तो इस ठंड में बुरी तरह बिखर चुके हैं। 4 बजे के पहले निकल जाऊंगी यहाँ से, ताकि घर वालों को पता न चले कि मैं यहाँ ऊपर आई थी रात में। लेकिन गली से गुजरने वाला वो आदमी घुंघराले बाल वाली निम्मो को रात के अंधेरे में छत पर देखकर बहुत डर जाता है और उसकी सुसु निकल जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। फिर अगले दिन ये बात सारे मोहल्ले में फैल जाती है। हाँ माधव बेटा, निम्मो बहू, वो आदमी अभी तक डर के मारे कांप रहा है। उसने हमारी ही छत पर चुड़ैल का काला साया देखा था, वो भी रात के 3 बजे। वो बता रहा था कि उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। ये सुनकर मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। देखा निम्मो, सुन लिया तुमने? और तुम कल रात को छत पर चलने की जिद कर रही थी। अगर हम कल छत पर सच में चले जाते तो आज यहाँ पर हम नहीं, हमारी लाश होती। ये सब सुनकर निम्मो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है। ये दोनों किस चुड़ैल की बातें कर रहे हैं? उस आदमी ने कहीं मुझे तो नहीं देख लिया, क्योंकि छत पर तो मैं ही थी। ओफो, 3 बजे मैं ही उठी थी उसकी आवाज से और मेरे ही बाल ठंड के कारण बिखर चुके थे। अरे बाप रे, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। अगर इन लोगों को सच बताया तो ये मुझे ही डांटेंगे। जाने दो, इस राज को राज ही बनाए रखते हैं। निम्मो किसी को कुछ भी नहीं बताती और वो चुड़ैल को देखने के लिए अगली रात वापस छत पर चली जाती है। लेकिन उसे उस दिन भी कुछ नहीं दिखता। अब निम्मो रोजाना ऐसे ही छत पर जाने लगती है और चुड़ैल के आने की राह देखती रहती है। एक दिन फिर से उसे एक आदमी की आवाज आती है और वो फिर से उस आवाज से जाग जाती है। तभी वो आदमी अंधेरे में निम्मो के काले साए को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है, नहीं, बचाओ बचाओ, चुड़ैल। ये आदमी तो सच में फट्टू है। अगर इसकी इतनी ही फटती है तो इतनी रात को घर से निकलता ही क्यों है? पागल कहीं का। निम्मो के हंसने की डरावनी आवाज मोहल्ले में गूंजने लगती है, जिस कारण वो आदमी और भी ज्यादा डर जाता है। अगले दिन फिर से सास माधव और निम्मो को ये सारी बातें बताती है और अब निम्मो रोज छत पर जाकर सोने लगती है ताकि वो दूसरों को डरा सके और उनके मजे ले सके। फिर एक दिन उनके घर पड़ोसन मानवी आती है और वो कांता से बातों बातों में बोल देती है, ओफो कांता काकी, ये शहर के लोगों ने क्या ही भूत देखे होंगे। असली भूत तो हमारे गांव में होते थे। मेरे दादा, परदादा और हमारा पूरा परिवार भूतों को पकड़ने में बहुत माहिर है। अगर ऐसा ही है तो खुद की डंगे हाँकने की जगह तू ही जाकर पकड़ ले उस चुड़ैल को और एक बार में ही मुक्त करा दे सबको इस कहर से। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। अरे मानवी, अगर वैसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तूने तो अपने और अपने परिवार वालों के कितने गुणगान गाए हैं। अब तो तुझे ये साहस करके ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है कांता काकी, मैं आज रात को ही जाऊंगी छत पर
और अपने साथ वो मंत्रों की किताब भी लेकर जाऊंगी। आज की रात उस चुड़ैल की आखिरी रात होगी। इतना कहकर मानवी वहां से चली जाती है। बड़ी आई चुड़ैल की आखिरी रात करने वाली। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी आखिरी रात होगी। मुंह मियां मिट्ठू कही की। अब तो ये मानवी रात को अपनी छत पर चुड़ैल का पता लगाने जरूर आएगी। आज तो मैं इसे इतना डराऊंगी कि इसे नानी परनानी सब याद आ जाएगा। आज तो बहुत मजा आने वाला है। फिर रात में जब मानवी छत पर जाती है तभी निम्मो अपने बाल खोलकर भूतिया तरीके से हाथ में मोमबत्ती लेकर छत पर खड़ी होती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। नहीं चुड़ैल, बचाओ। मानवी पूरी तरह डर जाती है और वही बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन कांता और निम्मो उसे मिलने जाती है। क्यों मानवी, हो गई ना तेरी टाई फिश? बड़ी आई थी चुड़ैल का खात्मा करने वाली। अरे कांता काकी, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, और इन सब में मेरे दादा और परदादा माहिर थे। अरे बेवकूफ लड़की, इसीलिए कभी भी जो काम नहीं आता उसके डेंगे कभी नहीं हाँकने चाहिए, समझी? निम्मो छत पर जाकर सोने का सिलसिला जारी रखती है क्योंकि वक्त के साथ साथ अब उसे लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। एक रात अचानक से माधव जाग जाता है। अरे ये निम्मो कहाँ चली गई? माधव निम्मो को ढूंढते ढूंढते छत तक पहुंच जाता है और वहां वो उसे सड़क पर चल रहे लोगों को डराते हुए देख लेता है। ये क्या? ये तो लोगों को डरा रही है और इसने तो अपने बाल भी बिखरे हुए हैं। फिर अगले दिन माधव निम्मो को कुछ भी नहीं बोलता और उस रात फिर से वो देखता है कि निम्मो वापस छत पर जाकर सो रही है और लोगों को डरा रही है। फिर ये बात जाकर वो अपनी माँ को बताता है। माँ, हमारे छत पर दिखने वाली चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि निम्मो ही है। उसे ये काम करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए वो रोज रात को छत पर सोने जाती है और सुबह के 4 बजते ही वापस कमरे में आ जाती है। ये निम्मो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। रुक बेटा, तू बस देखते जा अब मैं क्या करती हूँ। लेकिन माँ, आप ऐसा क्या करोगी? अब तो मैं भी चुड़ैल बनकर उस निम्मो को डराऊंगी, तब उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर उसी रात कांता डरावना मेकअप करके चुड़ैल बनकर निम्मो को दूसरी छत से डराने लगती है। नहीं माधव, माजी, चुड़ैल। बोल, डराएगी सबको मेरी जगह लेकर। बोल। नहीं डराऊंगी मैं किसी को भी, बख्श दो मुझे। फिर निम्मो भागते भागते छत से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन उसे बहुत तेज बुखार आता है और तभी वो माधव और कांता को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने चुड़ैल बनकर सबको डराया। देखा बहू, तूने उस चुड़ैल की जगह लेकर दूसरों को डराया, इसीलिए तेरे साथ भी ऐसा हुआ। वो तो शुक्र है कि उसने तुम्हें आकर सिर्फ डराया और चेतावनी दी, वरना अगर वो तुम्हारी जान लेती तो। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं फिर कभी रात के वक्त छत पर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नीचे घर में ही रहूंगी। फिर उस दिन के बाद निम्मो कान पकड़ लेती है और वो रात में छत पर जाती ही नहीं।